हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और हम कर रहे हैं अपना केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो कि 30 दिन चलेगा। ठीक है, इस क्रैश कोर्स के अंदर हम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही जो भी प्रीवियस ईयर हैं के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा पूरा शेड्यूल है। आज है डे 3 केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो पूरा टॉपिक है हमारा, ये जो केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स है, ये 30 दिन चलेगा हमारा। शुरू के 9 दिन जो है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री होगा, अगले 5 दिन हम जो है इनऑर्गेनिक कर चुके होंगे, और उसके बाद हमारा पूरा ऑर्गेनिक साथ में बायोमोलिक्यूल्स कवर होगा। सही है, आगे बढ़े तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया आज है डे 3 सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 3, जिसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 तरीके की होती है। ठीक है, उन चारों को हम देखेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, साथ में हम रिवर्स ऑस्मोसिस देखेंगे, आरओ, एबनॉर्मल मोलर मास देखेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर देखेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, साथ में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। सबसे जरूरी बात देखिए, जो हम यहाँ क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना है क्या है कि हमारे ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड्रॉयड यूजर हैं अगर आप, तो आप केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आप क्लास प्लस सर्च करिए और वहां पे ORG कोड जो है हमारा ICO डालिएगा, तो हमारा ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब होगा क्या, इससे जो भी हमारी पीडीएफ है, जैसे केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है तो केमिस्ट्री की पीडीएफ, ऐसे फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ, सबके जो हमारे क्रैश कोर्स चल रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे इस ऐप पे मिल जाएंगी। यह हमारा फ्रंट व्यू ऐप का, जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फ्री मटेरियल वाला पोर्शन देखेंगे, जहाँ पे हमारे सभी क्रैश कोर्स की पीडीएफ और अदर स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेंगे जो आप यहाँ पर दे सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ना हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं इसके अंदर, जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, जब हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं, लेट्स से हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने A लिया, साथ में B। अब इसमें जो हमारा सॉल्यूट होता है, जो हमारा इसमें सॉल्यूट होगा वो नॉन वोलेटाइल होगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल बोले तो वो वेपराइज नहीं होगा। वेपराइज नहीं होगा तो वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सही है। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, अगर हम लोअरिंग वेपर प्रेशर देखें तो वो हमारा होता है P0A माइनस P। भाई कितना प्रेशर लो हुआ जब मेरा जो सॉल्वेंट है, क्योंकि यहां पे वेपर किसके बनेंगे, A के वेपर बनेंगे। ठीक है, B का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा क्योंकि वो तो नॉन वोलेटाइल है। तो A का प्रेशर जब मैं A लेता, यानी कि मैं दूसरा लेता हूं केस, जैसे कि मान लीजिए मैंने सिर्फ A लिया, तो यहां वेपर किसकी होंगी, A की होंगी। तो जब मैं A ले रहा हूं तो उसका वेपर प्रेशर हो गया P0A, और जब मैं उसका एक सॉल्यूशन ले रहा हूं तो उसका वेपर प्रेशर हो गया PA। अब कितना डिक्रीज हुआ, ये होता है मेरा लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर। लो कितना हो रहा है, अब कितने रेट से होगा, तो मैं इनिशियल अमाउंट से क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा भाई। तो ये हो जाएगा हमारा रिलेटिव। किसके रिलेट कर रहा है भाई, इससे रिलेट कर रहा है। कितने रिलेट, मतलब इसके रिलेटिव कितना लो हुआ है, यही होता है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है भाई, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे रखा तो एन बी डिवाइड बाय एन ए एन बी, हमने दो कंपोनेंट लिए, ठीक है, ये हमारा वेपर प्रेशर का सेटअप हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक चीज जो सबसे जरूरी है कि जनरली जो केसेस होते हैं वो डाइल्यूट केसेस होते हैं। डाइल्यूट केसेस का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं भाई, जब ज्यादा अमाउंट एन होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा अमाउंट होगा तो बी का जो अमाउंट होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स बी क्या होगा भाई, गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे एन क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास, ऊपर चला गए। इस तरीके से यहां पे हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। ये है हमारी फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी एक ऐसा सॉल्यूट अगर हम ले नॉन वोलेटाइल तो वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज होगा, साथ ही आप यहां पे मोलर मास निकाल सकते हो, ठीक है भाई, बी का। अब आते हैं जैसे कि अगर हम क्वेश्चंस यहां पे समझने की कोशिश करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक का, तो देखिए यहां पे कह रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज दिस, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या दे रखा है, तो यानी कि अगर आप देखो तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, यही तो आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जो कितना दे रखा है 0.0225, और यही किसके बराबर होता है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है। तो यही आंसर होगा, सिंपल सी बात है भाई, यही इसके बराबर होगा, सॉरी यही इसके बराबर होगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये कह रहे हैं कि भाई हम एक सॉल्यूशन बना रहे जिसमें 5 ग्राम नॉन सॉल्यूट ले रहे हैं, यानी कि हमारा जो सॉल्यूट है उसका गिवन मास कितना है भाई, यानी सॉल्यूट का गिवन मास कितना है 5 ग्राम, सही है। और सॉल्वेंट का गिवन मास क्या है, ये हमारा हो गया लेट्स से ये है हमारा W2 ले सकते हैं, 2 में ले सकते हैं या B ले सकते हैं, डिपेंड है ना, 2 ले लो या WB लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर हम मोलर मास की गिवन मास किसकी बात करें, सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट का गिवन मास मेरे को दे रखा है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम आपका गिवन मास हो गया किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है, जो कि वाटर है, तो मैं इसे बोल सकता हूं W1 या फिर WA, ठीक है। इट जस्ट रिप्रेजेंटेशन, एनसीईआरटी ए और बी को कंसीडर करता है, कहीं कहीं पे 1-2 करता है। तो यहां से इसको ये दिया हुआ है, इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 mmHg एट दिस, यानी जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो आपको दिया हुआ है, यानी कि जब आप इसको मिक्स कर लोगे तो जो आपका PA है या फिर आप P1 कह लो, वो आपका यहाँ पे 31.84 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। यहां से आप मोलर मास निकालना है सॉल्यूट का, इजी है, आप फॉर्मूला लगाओगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया ये वाला, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए तो P01 माइनस P1, P01 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपके सॉल्वेंट को, ठीक है, यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके सॉल्वेंट को, ठीक है। फिर ये हमारा हो गया W2/M2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा मोलर मास कैलकुलेट होके आ जाएगा 90 ग्राम पर मोल। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बढ़ाना, सही है।
तो ये कैसे होता है, देखिए आपने क्या किया, अगेन पहले एक मिक्सचर था, ठीक है, लेट से आपके पास एक मिक्सचर है, ठीक है, ए, सही है। अब उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसका कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा जहां पे वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा, सही है भाई। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैं इसके अंदर कोई ऐसा सॉल्यूट मिक्स कर दूंगा जो नॉन वोलेटाइल हो, ठीक है। अब उससे क्या होता है, बेसिकली ये जो बी है जो नॉन वोलेटाइल है, ये सरफेस पे बैठ जाता है, ठीक है, ये यहां पे सरफेस पे बैठ जाता है। इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं आपको, यहां पे भाई सरफेस पे अगर बी प्रेजेंट हो जाएगा तो जो ए के जो पार्टिकल हैं सरफेस पे वो कम होंगे, कम होंगे तो कम वेपर बनेगा, यानी कि वेपर कम बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करने के लिए ज्यादा वेपर चाहिए होगी, तो जिसकी वजह से वेपर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, सही है, समझ में आया। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। अगर आपने देखा होगा जो चने घर में जब चने बनते हैं ना काले वाले, तो उसमें क्या होता है, हल्का सा नमक डाल देते हैं, तो वो नमक से क्या होता है, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है ताकि चने उबल जाएं और मतलब एक तरह फटे ना, है ना, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर ही बॉईल हो जाएगा, तो उस बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं ताकि बॉईल हो जाए चने, ताकि वो जो उसकी हार्ड शेल है उसको ब्रेक करें और वो अच्छे से बॉईल हो जाए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। अगर आप इसको ग्राफिकली देखो तो देखो ऐसे समझ सकते हो, ये जो ग्राफ है इसमें ये जो है, देखिए ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है हमारा प्योर सॉल्वेंट है, सही है, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है। जैसे ही मैंने इसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया तो क्या बना, सॉल्यूशन बना, ये ब्लू लाइन आप देख सकते हो। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट मैंने जैसे कि बताया था, हमने डे 2 लेक्चर में देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर उस सॉल्यूशन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, सही है। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा लेट होगा, यानी टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पे टी नोट बी दे रखा है, ये क्या है, जब मैं प्योर वेपर जब प्योर ले रहा था तब जो इसका टेम्परेचर था, जब प्योर सॉल्वेंट ले रहा था तब वो टेम्परेचर जब ये बॉइलिंग पॉइंट मिला। अब जब सॉल्यूशन बनाया तो हमें ये मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट मिला हमें टीबी, सही है, तो सॉल्यूशन पे यानी यहाँ पे, तो अब इन दोनों में कितना चेंज है, यानी कितना इंक्रीज हुआ, ये है हमारा डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है बॉइलिंग को, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को, तो वो क्या होगा, टीबी जो इंक्रीज हुआ माइनस टी नॉट बी। भाई हायर वैल्यू में से छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाते हैं तो हमें डिफरेंस मिल जाता है, वही यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब जैसे कि ये जो होता है हमारा मोलैलिटी पे डिपेंड करता है, हम यहाँ पे मोलर मास भी निकाल सकते हैं। तो डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मोलैलिटी के, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे केबी। केबी जो है कांस्टेंट है हमारा, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, है ना, ये स्कोपिक कांस्टेंट, कई बार बोलने में भी थोड़ा सा हो जाता है, तो ये बहुत सारे नाम है, आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मोलैलिटी के फॉर्मूले को भी ब्रेक कर सकता हूं। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम में लोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, ये बस इसको एक्सपेंड किया है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये होता है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। अगर इस पे मैं न्यूमेरिकल देखूं तो जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड व्हेन 6.3 ग्राम इट इज डिसॉल्व इन 27 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो यानी कि जो सॉल्यूट है उसका मास हमें दे रखा है 6.3 ग्राम, सॉल्वेंट का मास हमें दे रखा है 27
ग्राम, ठीक है। और जो है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है, कितने पे बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है इस सॉल्यूशन का, यानी ये जो सॉल्यूशन, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है हमें ये दे रखा है आपको यहाँ पर 68.04 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म इज 61.04 डिग्री सेल्सियस। केबी की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। तो यहां पे आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको डेल्टा टी भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डेल्टा टी भी जैसे कि मैंने बताया वो क्या होता है भाई, टीबी माइनस टी नॉट बी, सही है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे देखो, जब टीबी की वैल्यू जो है हमको गिवन है कितनी 68.04 और टी नॉट बी जब आप प्योर ले रहे हो, लिखा है ना प्योर क्लोरोफॉर्म, तो वो कितना है 61.04। तो यहां से डेल्टा टी भी आ जाएगा आपका, ठीक है। डेल्टा टी भी आएगा अराउंड 7 की, ठीक है। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, सही है। आप फॉर्मूले में जाइए तो थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे, यहां से मोलैलिटी को एक्सपेंड करके थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो यहां पे देखिए आपका यहाँ पे केबी भी आपको गिवन है, ठीक है। सॉल्यूट का गिवन मास भी है 6.3, ठीक है। टीबी डेल्टा टीबी हमने निकाल ही लिया है। गिवन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है कितना है 27, सॉरी ये गिवन मास है सॉल्वेंट का 27। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप सॉल्यूट का मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला था ना, ये इसको अरेंज कर देना है किसकी टर्म्स में, WB की फॉर्म में, ठीक है, MB की फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां पे अगर हम देखें तो देखिए हमारे जो है CUT के क्रैश कोर्सेस जो चल रहे हैं, जो आप देख ही रहे हैं 12th के, आप फाइनल बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हमारे जो है CUT के बैचेस भी चल रहे हैं साथ के साथ, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं, इनको ले सकते हैं। साइंस का उड़ान बैच, कॉमर्स ह्यूमैनिटी में हमारे उड़ान बैचेस चल रहे हैं, साथ ही जनरल और लैंग्वेज टेस्ट के भी हमारा एक साथ ही बैच चल रहा है जिसको आप ले सकते हैं, ठीक है। इन सब के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी दिक्कत आती है, अगर आपको ये बैच लेना है और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। हमारा जो थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करना, ठीक है। पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उससे डिक्रीज कर देना। तो वो कैसे होता है भाई, हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक लिक्विड सॉल्वेंट है, दिख रहा है आपको, ये एक लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है। मैंने जैसे ही इसमें सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि सरफेस पे वो सॉल्यूट पार्टिकल ऐड हो जाएंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये आप देख सकते हो कितना, ठीक है। जब मैंने सॉल्यूशन बनाया, यानी कि अगर हम इसको देखना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये वो तब पॉइंट था जब हमारा सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, ठीक है। जैसे हमने सॉल्यूट ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ और हमें फ्रीजिंग पॉइंट यहां मिला। अब कितना चेंज आया वो निकाल सकते हैं, ठीक है। जब प्योर था तो हमने लिया T0F और जब हमने सॉल्यूशन बना लिया तो वो क्या हुआ TF, ठीक है। अगेन यहां पे भी हम चेंज निकाल सकते हैं जो कि क्या होता है डेल्टा TF, T0F माइनस TF, ठीक है। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, T0F क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। ये आप यहां पे से निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बेसिकली वहां यूज होता है जहां पे बर्फबारी होती है। जैसे अभी आप देखोगे तो ठंडी जगहों पे बर्फबारी हो रही है, रोड पे से बर्फ को हटाना है तो वहां क्या करते हैं, नमक डाल देते हैं,
नमक डालने से होता क्या है कि नमक तो नॉन वॉलेटाइल है, तो नमक डालने से क्या होगा कि उनका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। जो बर्फ 0 पे मान लीजिए फ्रीज हो रही थी, अब वो -4 पे फ्रीज होगी, तो वो थोड़ी सी लिक्विड हो जाएगी, जिससे कि इजिली क्या करते हैं, हम उसको वहां से हटा देते हैं। बहुत तगड़े तरीके से कॉन्सेप्ट यूज होता है। यही कॉन्सेप्ट आपका आइसक्रीम में भी होता है। आपने देखा होगा जब जहां पे आइसक्रीम रखते हैं, ठीक है, तो उसके चारों तरफ जो है बर्फ होती है, आप वहां पे भी हल्का नमक डाल के रखते हैं ताकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाए। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे आते हैं डेल्टा टी एफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा मोलैलिटी के। अगेन प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा के एफ। यहाँ पे जो के एफ है ये बेसिकली फ्रीजिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगेन मोलैलिटी यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम में लेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। अगेन के एफ के भी कई सारे नाम है भाई, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो गया, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो गया। तो न्यूमेरिकल में कोई भी पॉइंट यहां पे आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल देखें तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 3 मार्क्स 2 मार्क्स के आए हुए हैं। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, ठीक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो गाड़ियों के अंदर कूलेंट का काम करता है। ठीक है, जहां पे कूलेंट होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है ताकि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए। गाड़ियों के अंदर बहुत यूज होता है भाई ये। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि मोलर मास आपको गिवन है, 31 गिवन मास हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का, 600 ग्राम ऑफ वाटर, तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 600 ग्राम हो गया। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, केएफ की वैल्यू आपको गिवन है। देखिए केएफ की वैल्यू वाटर की कई बार गिवन नहीं होती, वो आपको याद भी रखनी चाहिए, 1.86। ऐसी वाटर के लिए केबी की वैल्यू भी याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज है, पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको बस चीजें पता होनी चाहिए कहां पे क्या करना है। अगेन यहां पे देखेंगे 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम, तो गिवन मास है सॉल्यूट का, ठीक है, सॉल्वेंट का गिवन मास मिल गया हमें, सही है। फ्रीज होता है 272.07 पे, कितना, 272.07 पे, यानी कि अगर मैं प्योर लेता तो अब कितना होता वाटर, भाई प्योर का तो होता है तुम्हारा 273, प्योर का जो वाटर प्योर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 273.15, यानी कि ये होता है T0F। ठीक है, और जब सॉल्यूशन बना तो इतना आया, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो मुझे यहां से डेल्टा TF मिल जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलर मास निकालना है, KF की वैल्यू यहां पे वाटर की गिवन है। अगेन बस आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूले में चीजें पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, वैल्यू पुट करनी होती है बस, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है हमारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है बेसिकली, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है लोगों को। एक है जैसे मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट, एक है यहां पे सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो अब देखिए बेसिकली है क्या यहाँ पे, द फिनोमेना फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बीच में, ठीक है, SPM जिसको हम बोलते हैं, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, अगर आप सॉल्वेंट की टर्म्स में डेफिनेशन बोलेंगे तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी, यानी कि प्योर सॉल्व से सॉल्यूशन की तरफ, जहां पे वो प्योर सॉल्वेंट है वहां से सॉल्यूशन की तरफ, इसे बोलेंगे ऑस्मोसिस वाटर के लिए। ठीक है, कई बार एक कंसंट्रेशन की टर्म्स में भी बोला जाता है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। भाई प्योर के अंदर सॉल्यूट क्या है, कम है ना, तो ये क्या हो गई लोअर कंसंट्रेशन, और सॉल्यूशन के अंदर क्या है कंसंट्रेशन हाई, तो ये क्या हो गई हायर, सॉरी। तो अगेन कई बार क्या होता है ना कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है भी वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, नहीं,
अपनी खुद की हायर से लोअर कह सकते हो आप, यानी कि अपने खुद के प्योर से सॉल्यूशन में कह सकते हो। अगर आप सॉल्यूट की टर्म्स में बोलोगे तो लोअर से हायर बोलोगे। ये लोअर कंसंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूट की टर्म्स में वो डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी एसपीएम जो है यहाँ पे हमारा मैनमेड भी होता है, नेचुरल भी होता है। एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसपीएम अगर नेचुरल देखे तो एग मेम्ब्रेन होती है। आपने एग देखा होगा, तो जब उसका छिलका उठाते हैं ना, तो उसमें से एक अंदर एक लेयर होती है वाइट कलर की, फिर उसके अंदर जो है एग का पार्ट होता है, ठीक है, जिसे एग मेम्ब्रेन बोलते हैं। गॉड ब्लैडर हो गया, पिग्स ब्लैडर हो गया, पार्चमेंट हो गया। अब सिंथेटिक में जैसे कि आपका हो गया सेलोफेन हो गया ना, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, जेलेटिनस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज कर सकते हैं जैसे कॉपर फेरोसाइनेट। तो ये एग्जांपल आपको याद मतलब पता होने चाहिए। ऑस्मोसिस का एग्जांपल आप इजीली देख सकते हो भाई, अचार वगैरह में देख सकते हो, ठीक है। और जब किशमिश है, किशमिश को आप पानी में डाल दो, जैसे किशमिश आप पानी में डालोगे तो थोड़ी देर बाद फूल जाएंगे, तो होगा क्या, वाटर सॉल्यूशन से, मतलब प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है। यानी किशमिश के अंदर वाटर कम है, बाहर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा और जो किशमिश है वो फूल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट जो है अचार के अंदर भी यूज होता है। भाई देखो मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर अचार वाला केस, तो मान लो ये हमारा अचार है, मान लो ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा ऑयल है, सॉल्ट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, मसाले वगैरह होते हैं ना। तो ये हमारा जो है मान लीजिए आम का अचार है, ठीक है, ये हमारा आम का अचार है। इसके अंदर मैं थोड़े से पार्ट बना देता हूं। ये अब होगा क्या, वाटर इसके अंदर ज्यादा है, वाटर की कंसंट्रेशन, मतलब वाटर का अमाउंट इसके अंदर ज्यादा है जो स्लाइस है आम का। बाहर तो है नहीं, बाहर तो क्या है, नमक है, तेल है, मिर्च है। तो ये वाटर क्या करेगा, अपने प्योर से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो आप देखते हैं कुछ दिन बाद जो होता है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल जो है ऑस्मोसिस पे है। अब अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, जो हमारा जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो क्या कहता है, देखिए मान लीजिए दो कंटेनर है, एक तरफ हमारा सॉल्यूशन है, एक तरफ हमारा सॉल्वेंट है प्योर, दोनों पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो देखो नेचुरली क्या होगा, नेचुरली तो ऐसा होगा ना कि पानी प्योर से कहां जाना शुरू करेगा, सॉल्यूशन की तरफ, यानी डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ये आपके पास डायरेक्शन होगी, ठीक है, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग। बट मैं अब क्या चाहता हूं, मैं इसे रोकना चाहता हूं, ठीक है। तो रोकने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सेस प्रेशर लगाऊंगा पाई। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं पाई, वो मैं लगाऊंगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वो डेफिनेशन क्या कहती है कि वो मिनिमम प्रेशर जहां पे ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस का रुक जाए, मिनिमम वो वैल्यू प्रेशर की जहां पे ये प्रोसेस ऑस्मोसिस रुक जाए, सही है। तो अब देखिए यहां पे लिख सकते हैं जैसे मिनिमम एक्सिस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू सॉल्यूशन टू प्रिवेंट पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू थ्रू एसपीएम मेम्ब्रेन दिस। अब अगर पाई निकालना चाहे तो आप सीआरटी फॉर्मूला लगा सकते हैं। सीआरटी, सी यहाँ पे कंसंट्रेशन है यानी कि मोलैरिटी, आर गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर, सही है, सिंपल है। यहां से आप मोलर मास भी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे कंसंट्रेशन जैसे कि मैंने बताया मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी यहाँ पे क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूट को खोल देंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें और हैं यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो है यहाँ पे आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। कैसे देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए दो सॉल्यूशन है ए और बी, अगर दोनों का ही ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आपने दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा है, ठीक है, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रखा है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो वो कैसे कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इफ सॉल्यूशन हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन, मान लीजिए ए का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है
ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेट्स से पाई ए, वो ज्यादा है बी से, तो यानी कि जो ए सॉल्यूशन है वो मेरा क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक। और बी जो सॉल्यूशन है वो मेरा कहलाएगा हाइपोटोनिक। ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली, आपने एग्जाम्पल देखे भी होंगे, है ना, छोटी क्लासों में भी ये चीजें पढ़ी होंगी। मान लीजिए आप एक सॉल्यूशन लिया, आपने उसमें एक सेल रख दी, ठीक है। अब मान लीजिए कि देखिए, जैसे कि इफ वी प्लेस द सेल सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मान लीजिए यहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, सॉल्यूट की। तो वाटर कहां फ्लो करेगा भाई, बाहर की तरफ करेगा। बाहर की तरफ करेगा तो ये सेल क्या होगी, धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या होगी, यहां पे धीरे धीरे श्रिंक हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। इसके अपोजिट कर दो, अगर बाहर कंसेंट्रेशन कम है, ठीक है, अंदर ज्यादा है, तो क्या होगा, देखिए अगर मैं इसी में ही बाहर की तरफ क्या कर दूं, मान लीजिए बाहर कंसेंट्रेशन अब कम है, तो वाटर क्या होगा, अंदर जो है ज्यादा है कंसेंट्रेशन, तो वाटर क्या होगा, अंदर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो इससे क्या होगा, सेल फूल जाएगी, ठीक है, सेल विल क्या कहते हैं, फूलना, स्वेल हो जाना, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोलिसिस। एक एक नंबर ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, तो देखिए अगर हम इस पे क्वेश्चंस देखें तो ये कह रहा है कि हाँ 6% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास ग्लूकोज का दिया हुआ है, आइसोटोनिक विद 2.5% सॉल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो भाई देखो आइसोटोनिक है, यानी दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, यानी कि ग्लूकोज का भी, ठीक है, ग्लूकोज का और अननोन का वेपर प्रेशर, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तो यानी गैस कांस्टेंट तो सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, तो यानी कि हम इनकी कंसंट्रेशन यानी कि सी ऑफ ग्लूकोज को मैं रिलेट कर सकता हूं सी ऑफ अननोन से। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होता है अल्टीमेटली, अगर आप देखो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी सेम रहेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स को रिलेट कर सकते हो, दोनों के साथ वैल्यू पुट करके आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ही इजी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है ये। ऐसे ही आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, 4% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया आइसोटोनिक विद 5.2% सॉल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगेन सेम, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ यूरिया है वहां ग्लूकोज है। तो अगेन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो कंसेंट्रेशन सेम होगी, वॉल्यूम सेम होगा, गैस कांस्टेंट सेम है, टेम्परेचर सेम है, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। कंसेंट्रेशन को रिलेट करके आप मोलर मास कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस और वाटर प्यूरिफिकेशन। तो भाई देखिए ये आप अपने जो वाटर फिल्टर होते हैं उसके अंदर हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि भाई हमारे पास ये पूरा सेट है, अब सॉल्ट वाटर है, फ्रेश वाटर है, तो मैं क्या चाहता हूं ना, अगर आप नॉर्मल कंडीशन देखो तो पानी क्या करने लगेगा, ऐसे फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, जिसको रोकने के लिए मैं पाई अमाउंट लगाऊंगा तो ये रुक जाएगा। अब पाई अमाउंट लगाने के रुकने के बाद मैं क्या चाहता हूं, वाटर इसमें से निकल जाए, जो सॉल्यूशन है ना वहां से निकल के फ्रेश में चला जाए, तो पाई से मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, पाइप से जब मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा तो वाटर सॉल्ट वाटर की तरफ से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जो हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। सही है, इसी को बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए देखिए, जैसे कि मैंने बताया हमारे उड़ान बैचेस चल रहे हैं सीयूटी के, अगर आप वो लेते तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आप डोमेन लोगे उससे रिलेटेड बुक्स यहाँ पे फ्री मिलती है बैचेस के साथ। ठीक है, अब आते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। देखिए जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मोलर मास निकालते हैं कई बार वो एक्सपेक्टेड नहीं होता। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली वो अलग आता है, एक्सपेक्टेड जो फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, तो ये डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू एसोसिएशन या डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड या आयंस, तो ये वैल्यू अलग हो जाती है। इसी मोलर मास को हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास।
अब एबनॉर्मल मोलर मास करेक्ट निकालने के लिए हम निकालते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है बेसिकली, देखिए वेंट ऑफ फैक्टर हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। आई नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास है ना, नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल, ये ध्यान रखना है। और आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में नॉर्मल कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल। देखिए सारे नाम जो है ना आपको ध्यान रखने हैं। ऐसे ही आप मोल्स ऑफ सॉलिड की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय नॉर्मल कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, आई की वैल्यू निकालनी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ आप इसको कंबाइन करोगे तब आप जो है एग्जैक्ट या जो एबनॉर्मेलिटी है मोलर मास की वो खत्म कर सकते हो। सही है, एक और चीज याद रखना, आई जो है 1 से लेस देन होता है एसोसिएशन के लिए, ग्रेटर देन होता है डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, 1 होता है ना ही आइदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, इस चीज को याद रखना है। अब जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो कितना हो रहा है, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा। वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टेकन, कितने थे टोटल और कितने डिसोसिएट हुए, अल्फा वहां से निकलता है। सही है, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि यहां पे अगर हम देखें तो कैलकुलेट द एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन दिस। तो यहां पे आपको देखिए, यहां पे ना ये हमें पता चल रहा है कि यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो मोलर मास MgSO4 का दिया है वो कितना दिया, 128 ग्राम पर मोल। तो देखिए was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर assuming MgSO4 undergo complete ionization। सही है, ये कह रहे हैं ना कंप्लीट आयनाइजेशन में चला गया, तो एबनॉर्मेलिटी तो आएगी मोलर मास में, यानी कि हम आई को यूज करेंगे ही करेंगे। अब आई कैसे निकलेगा, सिंपल है भाई, MgSO4 क्या होता है, MgSO4 को अगर आप आयनाइज करेंगे तो क्या होगा, Mg प्लस SO4 नेगेटिव। तो कितने आयन बन रहे हैं, 2, तो आई की वैल्यू हो गई 2। फॉर्मूले में पुट करो, ये सब चीजें अभी जैसे कि हमने देखी, मोलैलिटी के भी सब वैल्यू गिवन है, वॉल्यूम बस वैल्यूज को पुट करना है, आपका टी भी आ जाएगा। सही है, आगे बढ़े, Na2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, बहुत ही आसान है भाई। Na2SO4 का वेंट ऑफ फैक्टर निकालोगे तो क्या होगा, 2Na प्लस SO4 नेगेटिव। अगर आप डिसोसिएट करोगे तो कितने आयन बने, 2 ये 1 ये, तो टोटल कितने बने 3, तो इसका आई कितना हो गया 3। ऐसे ही K2SO4 का हमें बताना है, तो K क्या होगा, प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे सॉरी ए यहां पे 2 नेगेटिव होगा, बेसिकली SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, K यहां पे 2 प्लस में, तो 2K प्लस ये हो गया, तो ये आपका बन गया यहां पे कितने आयन, 3 आयन। सही है, ऐसे यहां पे KCl का भी निकाल सकते हो, अगर आप KCl देखोगे K प्लस Cl नेगेटिव विच इज 2 आयन। ठीक है, तो यहां पे ये भी आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है देखिए 5 नंबर में आया हुआ है, प्रिडिक्ट वेदर द वेंट ऑफ फैक्टर विल बी लेस देन ग्रेटर देन 1 व्हेन इथेनिक एसिड डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। देखिए जब आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो वहां पे पता चलता है ये एसोसिएशन का केस है, एसोसिएशन में आई जो होता है वो लेस देन 1 होता है। आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, जो ओबे करे रोल्स लॉ को वो आइडियल सॉल्यूशन। साथ ही अब तीसरा जो पार्ट है हमारा, कैलकुलेट करना है मास। ठीक है, तो यहां पे आप निकाल सकते हैं इसको, आई की वैल्यू अगेन जैसे कि कैसे निकलेगी, कैल्शियम डिसोसिएट होगा, कैल्शियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव 2। ठीक है, तो कितने आयन हो गए 3, तो आई की वैल्यू हो गई 3। डेल्टा TF आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले में पुट करना है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कोर्स जिसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से हमने जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने 4 देखी,
चारों प्रॉपर्टीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, वेंट ऑफ फैक्टर देखा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा। ठीक है, ये जैसे कि मैंने अभी बताया था हमारा सीयूटी बैच चल रहा है 2024 का ये रिजल्ट था, जिसमें रिद्धि बंसल जी ने 100% स्कॉलरशिप ली है अमेठी में। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही बच्चों की। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ये सॉल्यूशन वाला जो है हमारा आज एंड होता है। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।